अभी मैगलन पर जो 2 वार किए थे वे यासुओ के स्टील टेम्पेस्ट से किए गए थे। इन 2 वारों के बाद ईशान ने तेजी से अपनी तलवार निकाली और उसे अपने सामने घुमाया। फुफ! एक तेज घूमता बवंडर तुरंत मैगलन के स्थान की ओर बढ़ गया। मैगलन का जहर का बादल बंद जगहों में सबसे ज्यादा असरदार होता है, लेकिन हवा ही इसकी दुश्मन है। ईशान की एकमात्र हवा आधारित क्षमता यासुओ का बवंडर इस समय बिना किसी हिचकिचाहट के इस्तेमाल किया गया। ईशान बवंडर की शक्ति बढ़ाने के लिए जानबूझकर नेन का उत्पादन भी बढ़ाता है, यह देखने की कोशिश में कि क्या वह इस व्यापक बैंगनी जहर के धुंध को तितर-बितर कर सकता है। जहरीले धुंध के बीच मैगलन अप्रभावित रहता है और ईशान की हरकतों को साफ देख सकता है। जब ईशान बवंडर छोड़ता है तो मैगलन को तुरंत परेशानी का आभास हो जाता है। जहरीले पदार्थों से लथपथ उसका शरीर तेजी से एक लंबे जहरीले अजगर में फिसल जाता है, जो जहरीली सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईशान का बवंडर तेज और भयंकर था, मैगलन का शरीर जहरीली सुरंग में थोड़ी ही दूर फिसल पाया था कि बवंडर ने उसे जकड़ लिया। इस बवंडर ने मैगलन को सीधे ऊपर उठा लिया, जिससे उसका विशाल शरीर आकाश में घूम गया। ईशान ने सहज रूप से यासुओ की आखिरी सांस का इस्तेमाल करके मैगलन का पीछा करके उसे मार डालना चाहा, लेकिन अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत अपनी हरकतें रोक दीं। लास्ट ब्रीथ में नीचे की ओर एक जोरदार वार की गति है। अगर सामान्य परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जाता तो यह गति निस्संदेह मैगलन को काफी नुकसान पहुंचाती। हालांकि वर्तमान युद्ध क्षेत्र एक पुल पर है और अगर मैगलन को काट दिया जाता तो वह पुल ढह सकता था, जिससे सभी को खतरा हो सकता था। नीचे लावा का एक कुंड है और अगर पुल ढह गया तो सभी गिर जाएंगे। ईशान अकेले इतने लोगों को नहीं बचा सकता था, इसलिए उसे अभी के लिए अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी। इसके बावजूद मैगलन प्रचंड हवा से उछलकर अस्तव्यस्त तरीके से नीचे गिर पड़ा। बिजली का भाला। ईशान ने लापरवाही से बिजली का एक गोला फेंका, जो सीधे मैगलन की ओर बढ़ा। जैसे ही मैगलन उठने की कोशिश कर रहा था, बिजली का भाला उसे लग गया। बिजली का भाला एक तेज आवाज के साथ उसकी जांघ में घुस गया और मैगलन एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर जले हुए निशान थे। ईशान ने चारों ओर देखा और पाया कि उसके बवंडर के गुजर जाने के बाद आसपास का जहरीला कोहरा कुछ हद तक छंट गया था। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, ललित और बाकी लोग पहले ही गिर चुके थे। सिर्फ लक्ष्य, फरहान और ब्रुक ही अब भी जिंदा थे। श्वसन तंत्र की कमी के कारण ब्रुक पर कोई असर नहीं पड़ा था, लेकिन लक्ष्य और फरहान अपनी चरम सीमा के करीब पहुंच चुके थे। स्थिति को देखते हुए ईशान को तुरंत समझ आ गया कि उन्हें बचाने के लिए मैगलन को जल्दी से नीचे उतारा जाना चाहिए। इस पुल पर तलवार से शक्तिशाली वार करना संभव नहीं था। इसलिए ईशान तेजी से मैगलन के पास पहुंचा, उसकी छाती पर पैर रखा और सेनबोन्जाकुरा उठाकर एक निर्णायक वार किया। हालांकि इसी समय ईशान को अचानक खतरे का आभास हुआ। वह तुरंत मैगलन के शरीर से दूर छलांग लगा दी। उसी समय एक उड़ता हुआ स्लैश उसके पैरों के नीचे से गुजरा। कौन है? ईशान ने उस दिशा की ओर देखा जहां से फ्लाइंग स्लैश आया था। सामने पुल के अंत में जहरीले बादल की धुंध से एक आकृति धीरे धीरे उभरी। उसने सिर पर तिरछी सैन्य टोपी, पीछे सफेद कॉलर वाली एक साफ काली वर्दी, पैरों में ऊंचे चमड़े के जूते और कमर से लटकती एक तलवार पहनी हुई थी जिससे लाल चमक निकल रही थी। हालांकि उस व्यक्ति का चेहरा गैस मास्क से ढका हुआ था, फिर भी ईशान ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने भौहें चढ़ाई, क्या यह हेड जेलर शिर्यू नहीं है? ईशान ने सोचा कि यह आदमी अभी भी कैद में है।
इसे किसने रिहा किया? हे। मैगलन। शिरु एक भयावह मुस्कान के साथ प्रकट हुई। देखो, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। मैगलन ने अपना सिर जमीन से उठाया और शिरु को एक जटिल भाव से देखते हुए कहा, तुम्हें किसने रिहा किया? और कौन हो सकता है? तुम्हारा महत्वाकांक्षी मातहत हैनिबाल। शायद गैस मास्क की वजह से शिरु की आवाज दबी हुई लग रही थी। उसने मजाक करते हुए कहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतना अजीब दिखेगा। शिरयू लक्ष्य के शैतान फल द्वारा संशोधन के बाद हैनिबल की उपस्थिति का उल्लेख कर रहा था। तो फिर वह कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? मैगलन ने पूछा। ब्लैक ड्रैगन ईशान जैसे किसी से निपटने के लिए वह किसी काम का नहीं है। इसलिए मैंने उसे लेवल 6 पर स्टैंड बाय पर रहने को कहा है। शिरु ने जवाब दिया। हालांकि उस समय लेवल 6 की जेल की कोठरी के बाहर, जहां शिरु को रखा गया था, हन्याबल और कई जेल प्रहरी खून से लथपथ पड़े थे। यह उस स्टैंड बाय स्थिति से बिल्कुल अलग था जिसका शिरु ने दावा किया था। शुरुआत में हैनिबल छठे स्तर से शिचिबुकाई जयदेव और मगरमच्छ को स्थानांतरित करने के मैगलन के आदेश का पालन कर रहा था। हालांकि जब वह छठे स्तर पर पहुंचा तो संयोग से ईशान और मैगलन के बीच युद्ध हो रहा था। उसी समय हैनिबल ने वह दृश्य देखा जहां निगरानी के माध्यम से ईशान के पहले हमले से मैगलन घायल हो गया था। हैनिबाल के मन में, हालांकि वह हमेशा से मैगलन का मुख्य वार्डन बनना चाहता था, वह जानता था कि मैगलन बहुत ही दुर्जेय है। 20 सालों तक उसने जेल में अनगिनत कैदियों का दमन किया था और हमेशा बिना किसी नुकसान के बाहर निकलता रहा था। हालांकि यह धारणा तब ध्वस्त हो गई जब मैगलन ईशान के हमले में घायल हो गया। हन्याबल ने पहली बार मैगलन को घायल होते देखा था और फुटेज में शिचिबुकाई यानी काले ड्रैगन ईशान को मैगलन के जहर का जरा भी डर नहीं दिखा। अचानक हन्याबल भ्रमित हो गया। वह मूर्ख नहीं था और उसे एहसास हुआ कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैगलन निश्चित रूप से ईशान से हार जाएगा। ठीक इसी महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने चीफ वार्डन शिरयू को देखा, जो कैद में था। मूल रूप से हन्याबाल के पास उसे रिहा करने का अधिकार नहीं था। शिरयू को मैगलन ने कैदियों की अंधाधुंध हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। मैगलन के आदेश के बिना कोई भी उसे रिहा नहीं कर सकता था। हालांकि अगर चीफ वार्डन मैगलन मारा गया तो उसके आदेशों का क्या उपयोग था? इसके अलावा शिरु को भी पता था कि ऊपर क्या हुआ था। इसलिए उसने हैनिबाल को, जो पहले से ही भ्रमित था, मना लिया और मैगेलन के ईशान से हार जाने की आशंका के चलते हैनिबाल ने शिरु की बातों पर विश्वास करके उसे रिहा कर दिया। हैनिबाल को उम्मीद थी कि शिरु मैगेलन की मदद कर सकता है और ईशान को पीछे हटा सकता है, लेकिन उसे क्या पता था कि शिरु की जल्दी रिहाई से हैनिबाल की खुद की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। हन्याबाल वह मूर्ख। मैगलन को हन्याबाल की मौत का पता नहीं था, फिर भी वह क्रोधित था। वह मन ही मन खुद को कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। हन्याबाल ने हेड जेलर शिरयू को रिहा करने की आज़ादी कैसे ले ली? हालांकि शिरयू के प्रति मैगलन की दृष्टि जटिल थी, क्योंकि यदि वह हन्याबाल की जगह होते तो शायद उन्होंने भी वही चुनाव किया होता। कारण सरल था, मैगलन को अब शिरयू की शक्ति की आवश्यकता थी। ईशान के साथ टकराव के बाद मैगलन को एहसास हुआ कि उसकी ताकत अन्य सुपरनोवा पायरेट्स को दबाने के लिए पर्याप्त हो सकती है, लेकिन ईशान जैसे किसी व्यक्ति का सामना करने पर वह नुकसान में था। मास्टरमाइंड को खत्म किए बिना अगर वह उसके साथियों को भी काबू कर ले तो क्या फायदा होगा? ईशान पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। अगर वह छठे स्तर पर पहुंचकर जयदेव और मगरमच्छ को बचा लेता और 3 शिचिबुकाई मिलकर उसे बचा लेते तो मैगलन उन्हें रोक नहीं पाता।
मैगलन को आखिरकार समझ में आ गया कि फ्लीट एडमिरल सेंगोकू के आदेश सिर्फ ईशान को तब तक रोकने के क्यों थे जब तक कि वाइस एडमिरल आड़ू खरगोश न आ जाएं। सेंगोकू की नज़र में मैगलन ईशान को संभाल ही नहीं सकता था। इस एहसास के साथ मैगलन को अपने प्रारंभिक विचार कुछ हद तक हास्यास्पद लगे। ठीक है, मैं तुम्हें माफी दे सकता हूं। जमीन से उठने की कोशिश करते हुए मैगलन ने शिर्यू से कहा, काले ड्रैगन ईशान को मारने के लिए मेरे साथ सेना में शामिल हो जाओ और मैं विश्व सरकार से तुम्हारी रिहाई का अनुरोध कर सकता हूं। जब मैगलन और शिर्यू बात कर रहे थे, ईशान ने कोई कदम नहीं उठाया बल्कि दिलचस्पी से देखता रहा। वह उत्सुक था कि शिर्यू कैसी प्रतिक्रिया देगा और वह क्या निर्णय लेगा। मूल रूप से इम्पेल डाउन का मुख्य जेलर शिर्यू वार्डन मैगलन के लगभग बराबर ताकतवर था, जिससे इम्पेल डाउन को इन दोनों महारथियों के कारण लौह दीवार के नाम से जाना जाता था। हालांकि मैगलन के विपरीत शिर्यू खून का प्यासा था, अक्सर बिना किसी कारण के कैदियों को मौके पर ही मार डालता था। उसका व्यक्तित्व बेहद विकृत था और जेल प्रहरी का वेश धारण करने के बावजूद वह इस बात को छिपा नहीं पाया कि वह एक निहायत खलनायक था। चूंकि मैगेलन ने शिर्यू को अंधाधुंध लोगों की हत्या करते देखा था, इसलिए वह उसे गिरफ्तार करने से खुद को नहीं रोक सका। मैगेलन के लिए हालांकि इम्पेल डाउन के कैदी कड़ी सजा के हकदार थे, लेकिन जब तक वे जेल के नियमों का पालन करते, उन्हें फांसी देने की कोई जरूरत नहीं थी। शिर्यू की हरकतें ज्यादती थीं। अब जब ईशान युद्ध में हावी हो रहा था, मैगलन को शिर्यू के साथ मिलकर काम करने का फैसला करना पड़ा, खासकर जब शिर्यू के फ्लाइंग स्लैश ने उसे बचा लिया था। हालात को देखते हुए मैगलन ने इस स्थिति का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई। हालांकि मैगलन के विचार शिर्यू के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाते थे। ईशान यह जानने के लिए उत्सुक था कि शिर्यू क्या फैसला लेगी। मैगलन द्वारा इतने लंबे समय तक छठे स्तर की जेल में कैद रहने के बाद, खासकर अब जब ब्लैकबियर्ड टीच इम्पेल डाउन में प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए शिर्यू का फैसला और भी दिलचस्प था। इसलिए ईशान ने बीच में कुछ नहीं कहा, वह बस देखता रहा। मैगलन के प्रस्ताव पर शिर्यू ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने कहा, क्या आप अपना जहर वापस ले सकते हैं? गैस मास्क पहनकर मैं अपने पसंदीदा सिगार का भी आनंद नहीं ले पा रहा हूं। मैगलन ने अपने पीछे जहर के बादल से बेहोश हुए कैदियों और सुपरनोवा को देखा। फिर उसने ईशान की ओर देखा और चुपचाप अपना मुंह खोलकर गहरी सांस ली। उसकी छाती फूल गई और बचा हुआ जहर का बादल, जो ज्यादा नहीं था, पूरी तरह से उसके शरीर में समा गया। अब चौथे स्तर की जेल में ईशान, मैगलन और शिर्यू के अलावा एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं था। जेल के पहरेदार भी इसमें शामिल थे। मैगलन की जहरीली गैस ने सभी को बेहोश कर दिया था। बेशक हालांकि घटनास्थल पर केवल 3 लोग ही बचे थे। इम्पेल डाउन के निगरानी कक्ष में कई गार्ड घबराहट से तीनों के बीच टकराव को देख रहे थे और चुपचाप अपनी लार निगल रहे थे। सिर्फ निगरानी कक्ष में बैठे पहरेदार ही नहीं थे, जेल के दूसरे हिस्सों में भी लोग हालात पर नजर रख रहे थे। इनमें वे कैदी भी शामिल थे जिन्होंने छिपकर सुनने के लिए काले रंग की डेन मुशी हासिल की थी, और इम्पेल डाउन के न्यूकामा लैंड के अनजान इलाके में रहने वाले कैदी भी। जब ईशान और उसके समूह ने इम्पेल डाउन में घुसपैठ की और पहली मंजिल पर कैदियों का दंगा भड़का दिया, तब न्यूकामा लैंड के कुछ लोगों ने उनकी गतिविधियों पर पहले ही ध्यान दे दिया था। इम्पेल डाउन के नालों से होकर और असंभव रास्तों से होते हुए इम्पेल डाउन के कथित 5वें मंजिल पर स्थित कैदियों का गुप्त समाज, जिसे न्यूकामा लैंड के नाम से जाना जाता है, तथाकथित शैतान के निमंत्रण के कारण वर्षों से रहस्यमय तरीके से गायब हुए कई कैदियों का ठिकाना रहा था। न्यूहाफ क्वीन इवानकोव द्वारा संचालित यह एक गुप्त संगठन था।
विश्व सरकार द्वारा झूठे आरोप लगाए जाने और गिरफ्तार किए जाने के बाद इवानकोव भागने में सफल रहा, लेकिन उसने इम्पेल डाउन में ही रहना चुना। उसने कैदियों को वहां खींच लिया और गुप्त रूप से क्रांतिकारी सेना की ताकत बढ़ा दी। समय के साथ न्यूकामा पैराडाइज एक बड़ा गुप्त संगठन बन गया था। हालांकि वे इम्पेल डाउन में ही रहते थे, फिर भी उन्हें जेल में होने वाली घटनाओं की पूरी जानकारी थी। वे ऐसी बातें जानते थे जो सिर्फ पहरेदारों को ही पता थीं, और ऐसी बातें भी जिनसे पहरेदार अनजान थे। इसलिए जब इम्पेल डाउन में दंगा हुआ तो उन्होंने निगरानी फुटेज के माध्यम से तुरंत इसका पता लगा लिया। शुरुआत में वे बस दर्शक बनकर हालात का आनंद ले रहे थे। उस समय मैगलन की मौजूदगी जैसी दुर्गम बाधा को देखते हुए उन्हें यकीन नहीं था कि घुसपैठियों को कोई अनुकूल परिणाम मिलेगा। हालांकि जब ईशान और उसका समूह एक अजेय शक्ति की तरह तीसरे स्तर पर पहुंच गया तो न्यूकामा के सदस्य अब और चुप नहीं बैठ सके। जेलब्रेकर्स की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। इसलिए उन्होंने तुरंत न्यूकामा रानी इवानकोव को सूचित किया। जब इवानकोव निगरानी कक्ष में पहुंचा तो शुरू में तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे मरीन की वर्दी पहने घुसपैठिए काफी मजेदार लगे। जेल प्रहरियों की बातचीत पर कान लगाकर इवानकोव और अन्य लोगों को घुसपैठियों की पहचान पता चल गई। वे कोई और नहीं बल्कि शिचिबुकाई ईशान काला ड्रैगन थे। जब इवानकोव ने पहली बार ईशान का नाम सुना तो उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। जेल में काफी समय बिताने के बाद हालांकि ईशान का नाम उसके ज़हन में थोड़ा बहुत कौंधा, लेकिन इवानकोव उसे तुरंत पूर्वी ब्लू के शिमोत्सुकी गांव के उस बच्चे से नहीं जोड़ पाया। हालांकि न्यूकामा पैराडाइज के लोग बाहरी दुनिया से जुड़े रहने के लिए कभी कभार बेकार अखबार चुरा लेते थे, लेकिन वे हर अंक हासिल नहीं कर सकते थे। बदकिस्मती से वे वह अंक नहीं पा सके जिसमें ईशान की तस्वीर छपी थी। हालांकि उन्हें ईशान नाम के नए सरदार के बारे में पता था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह कैसा दिखता है। यह तब तक था जब तक ईशान और उसका समूह चौथे स्तर पर नहीं पहुंच गया और तीव्र गर्मी के कारण उन्होंने अपनी मरीन वर्दी उतार दी और उसने अपनी भालू कान वाली टोपी पहन ली। क्या यह भालू की टोपी है? इवानकोव की आंखें लगभग बाहर आ गईं जब उसने निगरानी फुटेज में ईशान की टोपी देखी। हालांकि फुटेज में दिख रहा व्यक्ति बार्थोलोम्यू कुनाल नहीं बल्कि एक युवक था जिसे इवानकोव पहचान नहीं पाया। इवानकोव को तुरंत वह टोपी याद आ गई जो कुनाल ने एक बार दी थी। ये ईशान है, वही लड़का जो हमें शिमोत्सुकी गांव में मिला था। इवानकोव हक्का बक्का होकर स्क्रीन को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये तो पहले से ही 7 सरदारों में से एक है। जिस काले ड्रैगन ईशान की बात हो रही है वो असल में वही है। उस क्षणभंगुर क्षण में इवानकोव को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय एक अथक शक्ति है। पलक झपकते ही वह कभी प्रतिभाशाली बच्चा बड़ा हो गया, और सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि इतनी अद्भुत ऊंचाइयों को छू गया। जब इवानकोव ने ईशान को मैगलन पर तलवार से वार करते देखा तो उसे और भी यकीन हो गया कि फुटेज में दिख रहा व्यक्ति वही बच्चा है जो पहले वाला था। आखिर उस बच्चे ने डोजो में तलवारबाजी सीखी थी। इवानकोव खुद को वहीं घूमने से रोक नहीं पाया, फिर खुशी से कमर पर हाथ रखकर खिलखिलाकर हंसा। चमत्कार! यह तो चमत्कार है। वह भालू वाला सचमुच लोगों पर नजर रखता है। कुछ देर रुकने के बाद इवानकोव को तुरंत एहसास हुआ कि इम्पेल डाउन छोड़ने का यह एक बेहतरीन मौका है। इसलिए उसने जोर से कहा, प्यारों, अपने हथियार तैयार रखो, हमें उस ईशान लड़के का साथ देना है। स्क्रीन पर ईशान और उसके साथियों को मैगलन के जहरीले कोहरे से प्रभावित देखकर
इवानकोव ने सोचा कि ईशान को उसकी मदद की जरूरत हो सकती है। चूंकि वह ईशान की वर्तमान क्षमताओं को पूरी तरह से नहीं समझता था, इसलिए उसने उसे मदद देने का फैसला किया। इसके अलावा ईशान के जेल से भागने के मौके का फायदा उठाते हुए इवानकोव ने न्यूकामा के कैदियों को साथ लेकर इस शापित जगह से निकलने का इरादा किया। हालांकि इससे पहले कि न्यूकामा के कैदी इवानकोव के आह्वान का जवाब दे पाते, निगरानी फुटेज में एक नया मोड़ आ गया। मैगलन द्वारा अपनी जहरीली गैस वापस लेने के बाद शिर्यू ने अपना गैस मास्क उतारा और एक भयावह मुस्कान बिखेरी। उसने एक सिगार निकाला, उसे मुंह में रखा, आराम से एक कश लिया और फिर धुआं छोड़ते हुए कहा, अंतहीन अकेलापन इतना उबाऊ होता है कि मरने का मन करता है। तो मैगलन, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगे। दूसरे शब्दों में, वह मैगलन के समझौते से सहमत हो गया। हुम्फ, बस इसे आदत मत बनाओ। मैगलन ने ठंडी सांस ली, अपना सिर घुमाया और ईशान की ओर देखा। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसका शरीर अचानक कांप उठा। उसे तेज दर्द हुआ और उसने सिर नीचे किया तो देखा कि उसके दाहिने पेट से एक ब्लेड निकला हुआ है, जो सामने से निकल रहा है। उस ब्लेड पर लाल खून का निशान था। तुम? मैगलन ने अविश्वास में अपना सिर घुमाकर शिर्यू को देखा, जिसने पीछे से अपनी तलवार से उस पर हमला किया था। इंपेल डाउन के जेल प्रहरी और न्यूकामा पैराडाइज के कैदी, जिन्होंने निगरानी के माध्यम से यह दृश्य देखा, सभी दंग रह गए। क्या क्या हो रहा है? शिर्यू के वार ने न केवल मैगलन को अचंभित कर दिया, बल्कि ईशान को भी आश्चर्यचकित कर दिया। ईशान ने इस संभावना पर विचार किया था कि शिर्यू मैगलन के विरुद्ध उसकी सहायता कर सकता है या इंपेल डाउन से भागने के लिए स्थिति का लाभ उठा सकता है। हालांकि उसने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि शिर्यू पीछे से हमला करेगा और मैगलन को चाकू मार देगा। मैगलन लापरवाह था, शायद इसलिए क्योंकि फ्लाइंग स्लैश से बचाव के बाद उसने मान लिया था कि शिर्यू उसके पक्ष में है और उसने उसके खिलाफ कोई सावधानी नहीं बरती। ऊघ! आह! जैसे ही शिर्यू ने धीरे धीरे मैगलन के शरीर से ब्लेड वापस खींचा, तीव्र दर्द ने मैगलन को जकड़ लिया, जिससे वह एक बार फिर पीड़ा से चीख उठा। मैगलन मीन पर घुटनों के बल बैठ गया, एक हाथ जमीन पर टिकाया, दूसरे से अपने पेट के घाव को ढक रहा था। शिर्यू को गुस्से से घूर रहा था। उसने कहा, मेरी हत्या कर रहे हो? क्या तुमने सोचा है कि तुम जो कर रहे हो उसके क्या परिणाम होंगे? मुंह में सिगार लिए शिर्यू रुमाल से चमकते हुए ब्लेड पर लगे खून के धब्बे पोंछ रहा था। उसने ठुड्डी ऊपर उठाई और जवाब दिया, जरूर, मुझे पता है। बस फिर से अपराधी करार दिए जाने की बात है। इस बार तुम्हें उम्र कैद होगी, पैरोल का कोई मौका नहीं। मैगलन ने दांत पीस लिए। जरूरी नहीं कि यह सच हो। शिर्यू मुस्कुराई, जब मैं उस कोठरी से बाहर आई थी तो मैंने मन ही मन कसम खाई थी कि मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। तुम बच नहीं सकते। मैगलन ने जवाब दिया, तुम्हारे विश्वासघात की सूचना मरीन मुख्यालय को दी जाएगी और न्याय के द्वार तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन मैंने कभी अकेले जाने के बारे में नहीं सोचा था। शिर्यू ने उदास होकर हंसते हुए कहा, फिर रास्ते के दूसरी ओर ईशान की ओर देखते हुए कहा, ईशान शिचिबुकाई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सही हूं? ईशान, जो दोनों की लड़ाई का मजा ले रहा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि शिर्यू अचानक उसे बातचीत में ले आएगी। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शिर्यू ने हाथ हिलाकर अपनी तलवार म्यान में डालते हुए कहा, इंपेल डाउन में रहकर मैं फिर कभी दिन का उजाला नहीं देख पाऊंगा। अगर इस बार मैंने मैगलन की मदद भी की तो मेरे व्यक्तित्व को देखते हुए मैं फिर से जेल में पहुंच सकता हूं।
बेहतर है कि एक मौका लेकर आजाद हो जाऊं। मुझे लगता है आपने कोई रास्ता निकाल लिया है ना? क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? ईशान को थोड़ा अविश्वास हुआ और उसने खुद की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि तुम मेरे साथ आना चाहते हो? यह सही है। शिरयू खिलखिलाकर हंसा, मुझे विश्वास है कि हम अच्छे साझेदार बन सकते हैं। इस समय ईशान के हाव भाव बेहद अजीब थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शिरु ऐसा करतब दिखाएगी जो उसके साथ मिलकर इम्पेल डाउन से भागना चाहती है। ईशान सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या वो मजाक कर रहा है? क्या उसे ब्लैकबियर्ड टीच जैसे दुष्ट इंसान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए? मैगेलन को देखकर, जो अपने घाव को पकड़े हुए पसीने से तर था, ईशान को आखिरकार समझ आ गया कि शिरु ने उसके सामने अचानक मैगेलन को चाकू क्यों मारा। यह आदमी असल में उसके सामने ही वफादारी का ऐलान कर रहा था। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ईशान को शिरयू के विचारों का अनुमान लग गया। शिरयू, जिसे हत्या करने में मजा आता था, इम्पेल डाउन में शामिल हो गया और यहाँ तक कि मुख्य जेलर भी बन गया, लेकिन जरूरी नहीं कि विश्व सरकार और मरीन के प्रति वफादारी के कारण ही। शायद यह पूरी तरह से बिना किसी परिणाम की परवाह किए कैदियों का बेरोकटोक वध करने के लिए था। दुर्भाग्य से विचारधारा के मामले में उसका मैगलन से टकराव हुआ और मैगलन ने उसके कार्यों से असहमत होकर उसे पकड़ने के लिए कार्रवाई की। इससे शिरयू को एहसास हुआ कि इम्पेल डाउन में रहना व्यर्थ है। अगर मैगलन उसे एक बार पकड़ सकता है तो वह बार बार ऐसा कर सकता है। अपनी आजादी और भोगविलास पर लगी पाबंदी को समझते हुए शिरयू ने इम्पेल डाउन छोड़ने का विचार किया। असल में अगर ईशान न होता तो ब्लैकबियर्ड के इम्पेल डाउन में आने और भागने का मौका पाकर शिरु टीच का साथी बन जाता। लेकिन ईशान के आते ही स्थिति पूरी तरह बदल गई। ईशान ने जबरदस्त ताकत दिखाई, यहां तक कि चीफ वार्डन मैगलन को भी शक्तिहीन कर दिया। इससे शिरु का ध्यान तुरंत ईशान की ओर गया। किसी शक्तिशाली व्यक्ति का अनुसरण करने से भविष्य में हत्या करना और भी अधिक आनंददायक और अनियंत्रित हो जाएगा, है ना? शिरु के लिए ऐसे विचार आना स्वाभाविक था। लेकिन वह एक बात पर ध्यान देना भूल गया, उसे ईशान के व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी पता नहीं था। शिरयू ने केवल ईशान को इम्पेल डाउन पर छापा मारने के लिए एक समूह का नेतृत्व करते देखा, विश्व सरकार और मरीन की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इसलिए उसने मान लिया कि ईशान एक ऐसा समुद्री डाकू है जो किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा सोचना उसकी गलती नहीं है। आखिरकार जो भी सरदार की उपाधि धारण करता था वह एक कुख्यात समुद्री डाकू ही होता था। बस बाद में विश्व सरकार और मरीन द्वारा उनकी भर्ती कर ली जाती थी। इसके अलावा इतने लंबे समय तक छठे स्तर की जेल में बंद रहने के कारण शिरयू के पास बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए उसे यह भी नहीं पता था कि ईशान ने शिचिबुकाई की उपाधि कैसे प्राप्त की। ईशान दूसरे समुद्री लुटेरों की तरह बेवजह निर्दोष नागरिकों की हत्या करके कुख्यात नहीं बना। उसकी प्रसिद्धि सेलेस्टियल ड्रैगन्स को मारने और मरीन एडमिरल्स का सामना करने से आई थी। हालांकि अब वह मरीन्स के खिलाफ हो गया था, फिर भी सेनगोकू को मानना पड़ा कि 7 सरदारों में ईशान की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा थी। अगर ऐसा न होता तो क्या आपको लगता है कि ईशान के मरीन में दोस्त होते? हिना, गोपाल और सूर्या जैसे लोग। अगर ईशान वाकई निर्दयी होते तो वे ईशान के साथ इतना शांत और दोस्ताना व्यवहार कैसे कर पाते? यह कहा जा सकता है कि शिरु की ईशान में शामिल होने की इच्छा महज गलत पहचान का मामला है। तो इस समय ईशान की अभिव्यक्ति बेहद अजीब है, क्योंकि उसे पहली बार किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा वास्तव में पहचाना जा रहा है।
क्या यह अधिक प्रसिद्धि पाने का मामला है या बदतर प्रतिष्ठा पाने का? खासकर यह देखते हुए कि मूल रूप से शिरु अंतः टीच का साथी बन गया, इससे ईशान को ऐसा लगता है जैसे उसने एक मक्खी निगल ली है। अगर वह इस आदमी के आत्मसमर्पण को स्वीकार करता है तो क्या उसे अपना उपनाम बदलकर नो बियर्ड रख लेना चाहिए? हाँ, XD। ईशान एनेल को स्वीकार कर सकता है, वह ट्राफल्गर लक्ष्य को स्वीकार कर सकता है, क्योंकि ईशान के अनुसार इन दोनों को अभी भी सुधारा जा सकता है और ये पूरी तरह से बुरे नहीं हैं। लेकिन शिरु, ईशान नहीं जानता कि इस आदमी को सुधारा जा सकता है या नहीं। ईशान को सबसे ज्यादा यह बात बर्दाश्त नहीं है कि मैगलन शिरु का वरिष्ठ, उसका नेता हुआ करता था। इसके बावजूद शिरु ने मैगलन की पीठ में छुरा घोंपने में जरा भी संकोच नहीं किया। ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल मन की शांति से नहीं किया जा सकता। कौन जाने वह किसी समय अपने कथित सहयोगी ईशान के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसने मैगलन के साथ किया था। एक पल में ईशान ने मन ही मन फैसला कर लिया, पर उसने तुरंत मना नहीं किया। उसकी नजरें घूम गईं और ईशान जोर से हंस पड़ा, तालियां बजाते हुए बोला, शाबाश, शानदार प्रदर्शन, पर लगता है काफी नहीं। ओह, शिरु ने आश्चर्य से पूछा, तुम मुझसे और क्या करवाना चाहती हो? मुझे जेल की छठी मंजिल पर ले चलो, ईशान ने ठंडे और घमंडी भाव से कहा। और हाँ, मेरे लोगों को जहर दिया गया है। चूंकि तुम कभी मैगलन के अधीनस्थ थे, इसलिए तुम्हें पता होगा कि मारक दवा कहाँ है। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। शिरु एक पल के लिए चुप रही और फिर बोली, ठीक है, 1 मिनट मेरा इंतजार करो। इतना कहकर वह मुड़ा और मैगलन के दफ्तर की तरफ चल दिया। ऐसा लग रहा था कि दवा वहीं मौजूद है। शिरयू के जाते ही ईशान मैगलन के पास आया और मैगलन के शरीर में घुसे खून से लथपथ घाव को देखकर भौहें चढ़ा लीं। क्या उसकी तलवार इतनी शक्तिशाली है? इससे पहले ईशान ने मैगलन पर 3 घाव किए थे, लेकिन ईशान के अनुसार उन तीनों घावों से खून बहना तुरंत बंद हो गया था। मैगलन के शरीर में वाकई हमलों को झेलने की असाधारण क्षमता थी। हालांकि शिरु द्वारा दिए गए घाव से अब तक तेजी से खून बह रहा था। ईशान को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि घाव बहुत गहरा था, इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सका। मैगलन शांत रहा, गुनगुनाता रहा और बोला, शिरु की तलवार एक नोडाची है, जिसे रायु कहते हैं, एक शापित तलवार। इस शापित तलवार से हुए घाव कभी नहीं भरेंगे और लगातार खून बहता रहेगा। जब तक किसी के पास ज्यादा शक्तिशाली आत्मचिकित्सा क्षमता न हो, तब तक वे बस मौत तक खून के धीरे धीरे बहने का इंतजार कर सकते हैं। बोलते हुए मैगलन को उठने में कठिनाई हुई। उसने अपना बायां हाथ अपने पेट पर लगे घाव पर रखा, दायां हाथ उठाया और चिल्लाया, विष दानव नर्क का न्याय। उसकी दहाड़ के साथ मैगलन के शरीर पर विष अचानक अनगिनत बार फैल गया, जिससे उसके पीछे एक विशाल मानव राक्षस बन गया। पहले के गहरे बैंगनी विषैले ड्रैगन से भिन्न विष द्वारा निर्मित मानवरूपी राक्षस का रंग अब गहरा लाल हो गया था। अपनी अंतिम चाल का प्रयोग करते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि मैगलन पूरी ताकत से आगे बढ़ने के लिए दृढ़ था। इस विशालकाय विशैले राक्षस का चेहरा भयावह था। प्रकट होते ही उसने अपनी खोखली आंखों से ईशान को देखा, जिससे एक सिहरन-सी महसूस हुई। हालांकि विशैले दानव पर एक नजर डालने के बाद ईशान की रुचि खत्म हो गई और वह मैगलन से बोला, तुम्हें पता है, तुम्हारा जहर मेरे खिलाफ बेकार है। तुम जो कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय इस जोरदार हरकत की वजह से तुम जल्दी मर जाओगे। मुझे पता है। मैगेलन जोर जोर से हाफ रहा था। डेविल फ्रूट की शक्ति का इस्तेमाल करने से उसकी सहन शक्ति काफी कम हो जाती।
सामान्य परिस्थितियों में अगर शरीर क्षतिग्रस्त न हो तो सहन शक्ति का यह क्षय ज्यादा चिंता का विषय नहीं होता। हालांकि मैगेलन गंभीर रूप से घायल हो चुका था और शक्तिशाली डेविल फ्रूट क्षमता का इस्तेमाल जारी रखने से वह काफी थका हुआ लग रहा था। लेकिन मैं तुम्हें अपराधियों को जेल से छुड़ाने की इजाजत तो नहीं दे सकता, मैगलन ने दांत पीसते हुए कहा। हो सकता है तुम्हारे लिए इम्पेल डाउन नर्क से अलग न हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है इम्पेल डाउन के इन अपराधियों को कैद किए बिना दुनिया में लोग चैन से कैसे रह सकते हैं? मैं मानता हूं कि जेल के अपने सकारात्मक पहलू हैं, ईशान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आपकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस जेल में कितने लोगों को विश्व सरकार ने अन्यायपूर्ण तरीके से फंसाया है? न्यायिक द्वीप से स्थानांतरित किए गए कैदियों की क्या वाकई निष्पक्ष सुनवाई हुई है? क्या आपको पता है कि न्यायिक भ्रष्टाचार सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है? क्या आप वाकई गारंटी दे सकते हैं कि यहाँ का हर कैदी अपनी सजा का हकदार है? मैगलन चुप हो गया। वह ईशान के सवाल का जवाब नहीं दे सका। इम्पेल डाउन में इतने वर्षों तक रहने के बाद उन्होंने ऐसी अनेक स्थितियों को देखा था, इसलिए वे अच्छी तरह जानते थे कि ईशान ने जो कहा था वह सच था। मैगलन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, शायद तुम्हारी बात सही हो, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है, इम्पेल डाउन की देखरेख करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे दखल के पीछे चाहे जो भी कारण हो, मुझे तुम्हें न्याय के कटघरे में लाना ही होगा। तुम जैसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अगर मैं तुम्हें रोक भी न सकूं, तो भी मेरे पास तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य हासिल करने से रोकने के तरीके जरूर हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैगलन की बात सुनकर ईशान सतर्क हो गया। जरूरत पड़ने पर मुझे पूरी जेल के सभी कैदियों को फांसी देने का अधिकार है। ये शब्द कहने के बाद मैगलन तुरंत आगे बढ़ा और उसके पीछे मौजूद विशाल विष दानव ने एक खामोश झांझ बजाई। उसका शरीर अचानक लंबा होकर जेल की चौथी मंजिल की दीवार तक पहुंच गया। एक जोरदार मुक्का मारकर वह दीवार से टकरा गया। एक तेज आवाज गूंजी, साथ में कंपन का एहसास, मानो जेल की पूरी चौथी मंजिल विषदानव के मुक्के से हिल गई हो। विषदानव के प्रहार से दीवार में तुरंत एक बड़ा छेद हो गया, जो काफी अंदर धंस गया। अरे नहीं! ईशान घबरा गया। उसने शुरू में सोचा था कि मैगलन ने आखिरी बार लड़ने के लिए वेनम डेमन को बुलाया है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मैगलन का असली इरादा दीवार तोड़ने का था। ध्यान रहे कि यह इम्पेल डाउन की चौथी मंजिल थी, जो जेल के बीचों बीच स्थित थी और पहले से ही समुद्र में गहराई तक डूबी हुई थी। हालांकि जेल के अंदर यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही दीवार टूटती, बाहरी पानी के भारी दबाव के कारण समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुस आता। समुद्र के पानी के लगातार प्रवाह से पूरे इम्पेल डाउन में पानी भरने में ज्यादा समय नहीं लगता और अंदर मौजूद सभी लोग डूब जाते। मैगलन का सभी कैदियों को फांसी देने से यही तात्पर्य था। ईशान ने पहले ही सोच लिया था कि मैगलन से कैसे निपटा जाए। उसके हिसाब से रेलगन की गोली मैगलन को बेबस कर सकती थी, लेकिन ईशान ने इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि रेलगन की ताकत जेल को भेद सकती है। अब हालांकि ईशान ने रेलगन का उपयोग नहीं किया था, मैगलन ने पहले ही बाहर समुद्री जल पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। ज्वालानाशक काली ड्रैगन लेह। यह एहसास होते ही ईशान ने सीधे विष दानव पर हमला कर दिया। एक गरजता हुआ काला अग्नि ड्रैगन फूट पड़ा और तीव्र गर्मी ने विष दानव को जलाकर राख कर दिया, जिससे हवा में जहरीली गैस फैल गई। ईशान के पास अब परिणामों पर विचार करने का समय नहीं था। विष दानव के गायब हो जाने के बाद ईशान ने जल्दी से अपने ज्वाला पंख खोले और विष दानव द्वारा बनाए गए बड़े छेद की ओर उड़ गया
और उसकी बारीकी से जांच की। निरीक्षण करने पर आखिरकार उसने राहत की सांस ली। शुक्र है वह मुक्का पूरी तरह दीवार को नहीं तोड़ पाया। शायद जब इम्पेल डाउन का निर्माण मूल रूप से किया गया था तो उन्होंने बाहरी पानी के शक्तिशाली दबाव को ध्यान में रखा होगा। इम्पेल डाउन की दीवारें असाधारण रूप से मोटी थीं और वेनम डेमन का प्रहार दीवार की मोटाई के केवल आधे हिस्से को ही भेद पाया था, बाकी आधा हिस्सा बरकरार रहा था। हालांकि ईशान ने यह भी देखा कि विष दानव की मुट्ठी से छोड़ा गया जहर अभी भी दीवार के पत्थर को जंग लगा रहा था। ईशान पीछे मुड़ा और मैगलन को हैरानी से देखने लगा। कितना निर्दयी! इस आदमी के पास भी एक शैतानी फल की शक्ति थी। अगर जेल में पानी भर गया तो इसकी भी मौत हो जाएगी। क्या वह अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान देने को तैयार था? क्या क्या हो रहा है? एक आवाज आई और ईशान ने मुड़कर ब्रुक और फरहान को देखा। उनके हाथ में एक बड़ा पैकेट था जिसमें गैस मास्क थे जो उन्होंने पहले इकट्ठा किए थे। जाहिर है वे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने पहले वाला मंजर नहीं देखा था। फरहान, अपनी आग से इस जहर को जला दो, ईशान ने उसे आदेश दिया। ओह, ठीक है। फरहान को तुरंत स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने जल्दी से पैकेट नीचे फेंका और दौड़कर गया। वह बड़े छेद के किनारे पर कूद गया, अपने गाल फुलाए और जहरीले तरल पर आग उगलने लगा। अगर उन्होंने इस जंग को तुरंत नहीं रोका तो बची हुई दीवार और भी कमजोर होती जाएगी। बाहरी पानी का दबाव न झेल पाने के कारण दीवार अंततः फट जाएगी। ईशान की लपटों का तापमान बहुत ज्यादा था और उसे डर था कि अगर वह खुद लपटें चलाएगा तो दीवार पिघल जाएगी। इसलिए उसने फरहान को इसे संभालने को कहा क्योंकि उसकी लपटें उतनी तेज नहीं थीं। ईशान गंभीर भाव से पुल पर वापस आया और मैगलन से बोला, लगता है तुम किसी अंधेरे रास्ते पर चलने पर आमादा हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर ईशान की आकृति अचानक वहां से गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह मैगलन की छाती पर था और अपना दाहिना हाथ मैगलन की छाती में घुसाए हुए था। मैगलन, जिसने अभी अभी विष दानव को नियंत्रित करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, उसकी सहन शक्ति काफी कम हो गई थी। पेट में जख्म से खून बहने के साथ साथ उसे चक्कर भी आ रहा था। इसलिए ईशान के प्रहार का सामना करते हुए वह बच नहीं सका और सीधा वार झेल लिया। जैसे ही ईशान ने अपना हाथ वापस खींचा, उसकी हथेली में एक हल्की नीली रोशनी का गोला दिखाई दिया। नरक में जाओ! ईशान ने अपने हाथ में मैगलन की आत्मा के गोले को बलपूर्वक कुचल दिया। छपाक! ईशान की इस हरकत से मैगलन का खून आसमान में उछला और फिर एक जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ा। पहले से ही बुरी तरह घायल ईशान के हाथों अपनी 10वीं जीवन शक्ति गंवाने के बाद मैगलन के लिए अब और सहना नामुमकिन हो गया था। हवा में से नीचे उतरते हुए ईशान नीचे बैठ गया, मानो यह देख रहा हो कि मैगलन मर गया है या नहीं, और फिर उसने अपना हाथ मैगलन के शरीर पर दबाया। उसी समय ईशान के पीछे से एक आवाज गूंजी, तुम वाकई कमाल हो। मैगलन अब बचाए नहीं जा सकता, है ना? बिना पीछे देखे खड़े होकर ईशान बोला, शिरू, बहुत हो गई बातें। जल्दी करो, मेरे लोगों को बचाओ और फिर छठी मंजिल पर चलो। हमें नहीं पता कि यहाँ की दीवारें कितनी देर टिक पाएंगी। शिरयू मैगलन के कार्यालय में मिली एक मारक औषधि लेकर लौटा। हालांकि वह मैगलन की हालत जानने और यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या ईशान ने उसे मार डाला है, लेकिन ईशान के स्वर ने उसे रोक दिया। उसने कुछ समय के लिए